કેમ છો મજામાં? तो जो आज केमिकल काइनेटिक्स का टॉपिक है अपना वो क्या है? स्टडी ऑफ डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो आज अपन डिफरेंट ऑर्डर मतलब ज़ीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, इनके बारे में आज बेसिक बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं ज़ीरो ऑर्डर। उससे पहले आप जो बोल रहे हो कि सर वीडियोस बहुत शॉर्ट होते हैं, इसका मतलब मेन मोटिव क्या है कि शॉर्ट वीडियोस क्यों होते हैं? क्योंकि जो अपन वीडियोस बनाते हैं वो क्या होते हैं? टॉपिक वाइज। आप YouTube पे जाओ, सर्च बॉक्स में उपाध्याय केमिस्ट्री लिखो, उसके बाद प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट के अंदर केमिकल काइनेटिक्स खोल के आपको जो पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर डाउट है वो सिंपली खोल के देख सकते हो। इसीलिए वीडियोस क्या होते हैं? शॉर्ट होते हैं। इसलिए पार्ट्स क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा होते हैं। तो कोई वीडियो शॉर्ट होता है, कोई वीडियो बड़ा होता है, क्योंकि अपन टॉपिक वाइज बनाते हैं। अपन बात करते हैं आज का टॉपिक जो है अपना, वो क्या है? ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है। तो सिंपली जो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है, पहले पढ़ते हैं अपन उसके बारे में कि व्हाट इज ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो स्टडी ऑफ डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के अंदर फर्स्ट क्या अपना? ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन को पढ़ने से पहले अपने को एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि अपने को बेसिक ग्राफ जो होते हैं मैथमेटिक्स के वो आने चाहिए। तो क्या आपको बेसिक ग्राफ्स आते हैं? अगर आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आते तो वो समझेंगे अपन पहले बेसिक मैथमेटिक्स के ग्राफ। तो अपन ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन को पढ़ने से पहले क्या समझेंगे? बेसिक मैथमेटिक्स के ग्राफ। तो अगर आपको इक्वेशन मिल जाए y इज इक्वल्स टू kx, जहाँ पे y क्या अपना y एक्सिस पे जो टर्म है और x क्या है? x एक्सिस पे जो टर्म है। मतलब ये इक्वेशन बनी कैसे होगी? y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, मतलब k कोई कांस्टेंट है। तो अगर मैं देखता हूँ इसको बना के, तो y एक्सिस पे y की टर्म और x एक्सिस पे x की टर्म, तो मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ पे कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, मतलब जो जो y बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा? x बढ़ेगा। मतलब दोनों क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ग्राफ क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन। तो क्या आपको ये समझ में आया? बेसिक ग्राफ। अपन अब बात करते हैं नेक्स्ट ग्राफ की, जो कि क्या अपना y इज इक्वल्स टू k बाय एक्स। यहाँ पे ये इक्वेशन आई कैसे होगी? ये इक्वेशन आई है y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय एक्स से। सिंपल। यहाँ पे k क्या है? कांस्टेंट है, क्योंकि जब मैंने कांस्टेंट हटाया तभी क्या लगा? प्रोपोर्शनली साइन। क्या आपको बात समझ में आई? यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ और कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय एक्स, y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। क्या आपको ये बात समझ में आई कि मैं क्या बोल सकता हूँ? y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। तो अगर मैं ग्राफ देखूं तो अपने पास y एक्सिस पे y की टर्म, x एक्सिस के ऊपर x की टर्म, तो यहाँ पे दोनों का क्या है? इनवर्स रिलेशन। इसका मतलब ग्राफ क्या आएगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, कि जो जो मैं x की वैल्यू इंक्रीज करूंगा वैसे वैसे क्या होगी? y की वैल्यू डिक्रीज होगी। तो जैसे जैसे x की वैल्यू इंक्रीज हुई y की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज होगी। क्या आपको ये समझ में आया? तो ये क्या आया? स्ट्रेट लाइन, और ये क्या आया? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या आपको बात समझ में आई? अब अपन बात करते हैं अब नेक्स्ट इक्वेशन की, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, जो कि आपने बहुत बार पढ़ी होगी। इसको आप और क्या बोल सकते हो? y इज इक्वल्स टू सी प्लस एम एक्स। ये मैंने इसको रीअरेंज कर दिया। क्या आपको समझ में आया? अपन बात करते हैं यहाँ पे y एक्सिस पे y की टर्म, x एक्सिस के ऊपर x की टर्म। तो अगर मैं बनाऊं ग्राफ, तो y एक्सिस पे y की टर्म, x एक्सिस के ऊपर x की टर्म, ये दोनों क्लियर हो गए। अब बात करते हैं c क्या होता है। c होता है इंटरसेप्ट, और m क्या होता है? m होता है स्लोप ऑफ ग्राफ। अपन बात करते हैं यहाँ पे कि y की मैं बात करूं तो y एक्सिस पे क्या है अपने पास? y की टर्म, और x एक्सिस के ऊपर क्या आया? x की टर्म। तो यहाँ पे बात करता हूं मैं, c इंटरसेप्ट आ गया, मतलब ग्राफ चालू नहीं होगा ओरिजिन से। इसका मतलब ग्राफ की कुछ वैल्यू होगी और ग्राफ चालू होगा कुछ वैल्यू से। क्या आपको बात समझ में आई? तो अपन बात करते हैं यहाँ पे y और x का डायरेक्ट रिलेशन है, इसीलिए ग्राफ क्या आया? स्ट्रेट लाइन। और स्लोप पॉजिटिव है तो ग्राफ क्या आया? ऊपर। ग्राफ नीचे नहीं गया। क्या आपको बात समझ में आई? तो यहाँ पे स्लोप क्या आ गया अपने पास? यहाँ पे निकल के प्लस m। क्या आपको बात समझ में आई? क्या इतनी बात क्लियर है? अपन अब बात करते हैं नेक्स्ट इक्वेशन की, जो कि इक्वेशन क्या होती है? y इज इक्वल्स टू c माइनस एम एक्स, और इसे क्या बोल सकते हैं? y इज इक्वल्स टू
माइनस एम एक्स प्लस सी। क्या बात समझ में आई? दोनों इक्वेशन सेम है, मैंने सिर्फ रीअरेंज करी है दोनों को। अपन अब बात करते हैं इसके पर्टिकुलर ग्राफ की। ग्राफ कैसे बनेगा इसका? अपन देखते हैं y एक्सिस पे y की टर्म, x एक्सिस के ऊपर x की टर्म। क्या आपको बात समझ में आई? अब यहां पे इंटरसेप्ट क्या है? प्लस सी, तो अपने पास इंटरसेप्ट प्लस सी आ गया। और स्लोप क्या है? नेगेटिव। इसका मतलब ग्राफ क्या आएगा? नीचे जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि यहां पे x पॉजिटिव x एक्सिस के साथ, पॉजिटिव x एक्सिस के साथ ये ग्राफ क्या बना रहा है? ऑब्ट्यूज एंगल। इसीलिए यहां पे जो ग्राफ आया उसका स्लोप क्या है? नेगेटिव। तो मैं क्या बोल सकता हूं यहां पे स्लोप क्या आया? स्लोप आया माइनस एम, मतलब स्लोप क्या है? नेगेटिव। तो ये बेसिक मैथमेटिक्स के कुछ ग्राफ थे जो कि अपने काम आएंगे जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर। जब अपन रिएक्शन पढ़ेंगे, उनके ग्राफ देखेंगे तो वहां काम आएंगे अपने। इसीलिए अपन ने कुछ कुछ ग्राफ जो बेसिक ग्राफ थे वो पढ़ लिए हैं बोर्ड के ऊपर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो है अपनी, वो क्या होती है? अगर मैं देखूं सिंपली एक फॉर्मूले से कि रेट लॉ के अंदर रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सपोज रिएक्टेंट ए है, रेज टू द पावर जीरो, और यहां पे जीरो क्या है? ऑर्डर। तो अगर मैं इस फॉर्मूले को एक डेफिनेशन के अंदर मैनिपुलेट करता हूं तो वो कैसे करूंगा? रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर जीरो, और किसी की पावर जीरो क्या होता है? 1। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि यहां पे रेट ऑफ रिएक्शन, व्हाट? रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, क्योंकि यहां पे किसी की पावर जीरो मतलब 1, मतलब यहां पे क्या आया अपने पास? रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इंडिपेंडेंट है किसके ऊपर? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ही नहीं करती कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर। क्या आपको ये बात समझ में आई? तो मैं क्या बोल सकता हूं यहां पे कि इफ रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट of concentration of reactant, then it is जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो वो क्या होगी? जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगी। क्या आपको ये बात समझ में आई? बोले यस और नो। अब अपन पढ़ेंगे यहां पे सिंपली डिफरेंशियल रेट लॉ, फिर क्या पढ़ेंगे? इंटीग्रेटेड रेट लॉ, फिर क्या पढ़ेंगे? हाफ लाइफ, फिर क्या पढ़ेंगे? ग्राफ, फिर क्या पढ़ेंगे? कुछ एग्जांपल्स जीरो ऑर्डर के। उसके बाद क्या पढ़ेंगे अपन? न्यूमेरिकल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो ये अपना बेसिक आज का पैटर्न रहेगा। तो जो अपना फर्स्ट रहेगा, फर्स्ट क्या रहेगा? डिफरेंशियल रेट लॉ। तो फर्स्ट क्या रहेगा अपना? डिफरेंशियल रेट लॉ। डिफरेंशियल रेट लॉ के अंदर मुझे पता है कि अपने पास ये इक्वेशन है ऊपर। इक्वेशन क्या है अपने पास? रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर जीरो। अपन मान लेते हैं अपने पास एक रिएक्शन है, ए गिव्स अस व्हाट? बी, मतलब रिएक्टेंट है ए, प्रोडक्ट बी, मतलब ए से अपने को क्या मिल रहा है? बी। एट टाइम टी इक्वल्स टू जीरो अपन ने मान लिया कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है स्मॉल ए, और उस टाइम पे जब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट स्मॉल ए है तो अपने पास कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या होगी? जीरो, क्योंकि रिएक्शन चालू ही नहीं हुई है भाई। टी इक्वल्स टू क्या है? जीरो। एट टाइम इंटरवल टी इक्वल्स टू जीरो पे रिएक्शन चालू नहीं हुई। इसका मतलब यहाँ पे टी इक्वल्स टू जीरो पे अपने पास कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट तो है ए, और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या है? जीरो। एट टाइम टी इक्वल्स टू टी, जब रिएक्शन चालू हुई होनी तो अपने पास जो रिएक्टेंट था ए, उसमें से एक्स कंज्यूम हुआ, और जो कंज्यूम हुआ वो क्या हुआ? प्रोडक्ट फॉर्म हुआ। तो अपने पास जो कंज्यूम हुआ वो क्या हो रहा है? प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है उसका। तो सिंपली यहाँ पे एक्स कंज्यूम हुआ, तो यहाँ पे क्या बन गया अपने पास? एक्स बन गया। क्या आपको ये बात समझ में आई? जो कंज्यूम हो रहा है यहाँ पे रिएक्टेंट से, वो क्या बन रहा है? प्रोडक्ट बन रहा है। इज इट क्लियर टू यू? अपन अब बात करते हैं नेक्स्ट। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं स्मॉल ए की। इसको बोलते क्या है? स्मॉल ए कह लो, या फिर बोल सकते हैं आप इसको कैपिटल ए नॉट, और क्या बोल सकते हैं? सी नॉट। इन तीनों टर्म्स का मतलब क्या होता है?
इन तीनों टर्म्स का मतलब है सिंपली कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t इक्वल्स टू 0। आप देख सकते हैं स्मॉल ए क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t इक्वल्स टू 0, और ई नोट भी इसको ही बोलते हैं, सी नोट भी इसको ही बोलते हैं। एट टाइम t इक्वल्स टू 0 द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज स्मॉल ए। तो क्या आपको ये बात समझ में आई कि ए और ए नोट और सी नोट को अपन क्या बोलते हैं, इट इज सिंपली कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t इक्वल्स टू 0। तो मैं बात करता हूं a माइनस एक्स और AT और CT, इनको क्या बोलते हैं? A माइनस एक्स और AT और CT को क्या बोलते हैं? अपन देखते हैं यहाँ पे A माइनस एक्स और AT और CT को मैं क्या बोलूंगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t इक्वल्स टू t। सिंपल। तो मैं क्या बोल सकता हूं, इट इज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t इक्वल्स टू t। सिंपल। तो a माइनस एक्स, AT और CT को मैं क्या बोलूंगा, इट इज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t इक्वल्स टू t। क्या आपको ये बात समझ में आई? उसके बाद यहां पे अपने पास x क्या है, उसको देखते हैं अपन। तो अपने पास जो x की वैल्यू है यहां पे पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर, x क्या होगा, x इज व्हाट, बोलो आप, खुद बोलो आप, x क्या है, कंज्यूम्ड अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट। x क्या होगा, x इज कंज्यूम्ड अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट। क्या आपको ये बात समझ में आई? अपने पास x क्या है, कंज्यूम्ड अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट। इसमें से इतना कंज्यूम हुआ, अपने पास इनिशियली a प्रेजेंट था, उसमें से x कंज्यूम हुआ, और जो कंज्यूम हुआ वो क्या हो गया, फॉर्म हो गया, प्रोडक्ट। क्या बात समझ में आई आपको, बोलिए सुन लो। तो अपने पास सिंपली अभी देखते हैं अपन कि यहाँ पे a और a नॉट और c नॉट क्या बोलते हैं अपन, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t इक्वल्स टू 0। अपन बात करते हैं नेक्स्ट a माइनस एक्स, CT, AT को क्या बोलते हैं अपन, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t इक्वल्स टू t। अपन बात करते हैं नेक्स्ट की, ये x क्या होगा, x इज व्हाट, x इज कंज्यूम्ड अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट। क्या आपको इतनी बात समझ में आई, बोलो यस और नो इन कमेंट्स। बोलो आपको ये बात समझ में आई नहीं आई? तो अपन बात करते हैं अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अपने पास इक्वेशन है क्या, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर 0। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, अपन करते हैं इसको सॉल्व। R इक्वल्स टू, अगर मैं हटाता हूं प्रोपोर्शनली साइन तो क्या आएगा, मेरे पे कांस्टेंट आएगा, और वो कांस्टेंट क्या होगा, रेट कांस्टेंट, क्योंकि रेट लो का कांस्टेंट है। तो K क्या होगा, रेट कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर 0। क्या आपको इतनी बात समझ में आई, बोलो यस और नो। मैंने सिंपली हटाया क्या है, मैंने सिंपली हटाया प्रोपोर्शनली साइन, और उसकी जगह क्या आ गया अपने पास, रेट कांस्टेंट। क्या आपको इतनी बात समझ में आई नहीं आई? अब मैं कंसंट्रेशन ऑफ a टू पावर 0 को 1 लिख सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि किसी की पावर भी 0 क्या होती है, 1। इसीलिए मैंने इसकी पावर 0 का लिख दिया 1। तो r इक्वल्स टू k इंटू 1। तो r इक्वल्स टू क्या अपने पास, k। क्या आपको इतनी बात क्लियर है, बोलो यस और नो। तो यहां पे क्या आ गया, रेट लॉ के अंदर रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? अपन ने मान लिया इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अपन हम बात करते हैं यहाँ पे कि अगर मैं देखूं यहाँ पे कि अपन ने इनिशियली इस चैप्टर के इनिशियल में अपन ने रेट ऑफ रिएक्शन निकालना पड़ा था, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर जहां पे अपने पास स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ कैपिटल ए के 1, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ कैपिटल बी के 1, तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए मैं अगर लिखता हूं रेट ऑफ रिएक्शन, तो क्या लिखूंगा, -1 बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन dt। तो सिंपली यहाँ पे क्या आ गया, R इक्वल्स टू -1 अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट d कंसंट्रेशन ऑफ A अपॉन dt इज इक्वल्स टू, प्रोडक्ट के लिए प्लस 1 अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट इनटू d कंसंट्रेशन ऑफ B अपॉन dt। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? मैंने सिंपली इस पर्टिकुलर रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन लिख दिया। अब मैं इस पर्टिकुलर इक्वेशन को देखता हूं तो यहां पे क्या होता है कि R इक्वल्स टू क्या आया, -d कंसंट्रेशन ऑफ A अपॉन dt। तो क्या मैं इस पर्टिकुलर R की वैल्यू इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर सकता हूं? कर सकते हैं अपन।
तो यहाँ पे देखें अपन कि k की वैल्यू मैंने क्या पुट कर दी, r की जगह मैंने पुट कर दिया माइनस डी ए अपॉन डी टी। तो k की वैल्यू क्या निकल के आई, k की वैल्यू निकल के आई अपने पास माइनस d कंसंट्रेशन ऑफ a अपॉन dt। मैंने करा क्या है, मैंने r की वैल्यू यहां पुट कर दी, तो k इक्वल्स टू क्या है अपने पास, माइनस d कंसंट्रेशन ऑफ a अपॉन dt। क्या आपको इतनी बात समझ में आई, बोलो यस और नो। क्या आपको इतनी बात क्लियर है, बोलो यस और नो। ये समझ में आ गया ना आपको। अब बात करते हैं, ये क्या आ गया अपने पास, डिफरेंशियल रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो यहां से पर्टिकुलरली अपने पास डिफरेंशियल रेट लॉ निकल के आ गया, और डिफरेंशियल रेट लॉ क्या है अपने पास, R इक्वल्स टू माइनस 1/1 कंसंट्रेशन ऑफ A मल्टीप्लाइड बाय D अपॉन dt। या मैं क्या बोल सकता हूं इसको, R इक्वल्स टू माइनस D कंसंट्रेशन ऑफ A अपॉन dt। तो ये पर्टिकुलरली क्या है अपने पास, डिफरेंशियल रेट लॉ। क्या आपको इतनी बात क्लियर है। अब अपन क्या पढ़ेंगे, इंटीग्रेटेड रेट लॉ। अपन अब क्या पढ़ेंगे, सेकंड इंटीग्रेटेड रेट लॉ। तो मैंने इस पर्टिकुलर इक्वेशन को निकाला था अभी, तो k इक्वल्स टू क्या अपने पास, माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ a अपॉन डी टी। सिंपल। तो अगर मैं इस dt को ले गया इधर, तो ये क्या आया, माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ a इज इक्वल्स टू के डी टी। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अब अपने को यहां पे लिमिट पुट करनी है, तो लिमिट क्या करेंगे पुट, माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ a की लिमिट पुट करेंगे अपन फ्रॉम a नॉट टू ए टी, एंड लिमिट्स ऑफ dt क्या पुट करेंगे अपन, 0 से t। अपन बात करते हैं, माइनस आ गया बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ d कंसंट्रेशन ऑफ a लिमिट a नॉट टू ए टी इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन k dt फ्रॉम 0 टू t। ये बात समझ में आई आपको। अपन बात करते हैं आगे, तो यहां पे इसको मैं अगर सॉल्व करता हूं तो वो क्या निकल के आता है मेरे पास, ए टी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस इज इक्वल्स टू के डी टी इज वॉट, के कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी इज टी माइनस 0। तो यहां से मैं देखूं तो अपने पास क्या निकल के आया, माइनस ऑफ ए टी, मैंने ब्रैकेट खोल दिया, प्लस ए नॉट, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस, इज इक्वल्स टू व्हाट, के डी टी का इंटीग्रेशन टी माइनस 0। लिमिट्स पुट कर दी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपन करते हैं इस इक्वेशन को रीअरेंज, तो क्या निकल के आता है अपने पास, ए नॉट माइनस ए टी इज इक्वल्स टू के टी माइनस 0। इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। तो यहां मैंने निकाल ली क्या, इक्वेशन ए नोट माइनस ए टी इक्वल्स टू के टी। तो अपने पास ए नोट माइनस ए टी इक्वल्स टू के टी क्या आई, जीरो ऑर्डर के लिए इक्वेशन। अगर मैं देखता हूं इस इक्वेशन को, तो यहां पे ए नोट क्या है, इट इज व्हाट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी इक्वल्स टू 0। अपने पास ए टी क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी इक्वल्स टू टी। के क्या है, रेट कांस्टेंट, टी क्या है, टाइम इंटरवल। क्या आपको ये बात क्लियर है, बोलो यस और नो। तो ये पर्टिकुलर रिएक्शन अपने काम आएगी जब अपने क्वेश्चन के अंदर क्या पूछेगा, ए नोट की वैल्यू, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी इक्वल्स टू 0 की वैल्यू जब पूछेगा, जब अपने इक्वेशन काम आएगी क्वेश्चंस के अंदर। अपन बात करते हैं आगे, तो मैं देखूं तो क्या आपको इतना क्लियर है। तो अगर मैं आगे बात करता हूं तो क्या आपको इतना क्लियर है। तो मैं इस पर्टिकुलर इक्वेशन को और कैसे लिख सकता हूं, मुझे पता है कि ए नोट क्या होता है, स्मॉल ए, माइनस ए टी क्या होता है, इट इज व्हाट, ए माइनस एक्स इज इक्वल्स टू के टी, ए माइनस ए खोल दिया मैंने ब्रैकेट, प्लस एक्स माइनस माइनस प्लस इज इक्वल्स टू के टी। तो ये क्या अपने पास, ए से ए कैंसिल, मतलब एक्स इक्वल्स टू के टी। तो जो अपने पास एक्स इक्वल्स टू के टी आया यहां पे, ये अपने न्यूमेरिकल में काम आएगा जब अपन निकालेंगे क्या, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन। क्या आपको इतनी बात क्लियर है।
तो ये दोनों इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड अपनी बहुत यूज आएगी। इक्वेशन फर्स्ट कब यूज आएगी, जब अपन निकालेंगे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन न्यूमेरिकल के अंदर, और अपने इक्वेशन सेकंड कब काम आएगी, जब अपन निकालेंगे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। क्या आपको इतना क्लियर है? तो अपने पास ये क्या आ गई, इंटीग्रेटेड रेट लॉ। तो अपन ने इंटीग्रेटेड रेट लॉ मतलब रेट लॉ का करा इंटीग्रेशन, तो उससे क्या निकाल ली, दो इक्वेशन जो कि अपने न्यूमेरिकल्स में काम आएगी। क्या आपको इतनी बात क्लियर है? अपन अब पढ़ते हैं हाफ लाइफ। व्हाट इज हाफ लाइफ, तो इसको करते हैं रब। तो अपन थर्ड क्या पढ़ेंगे, हाफ लाइफ। टी हाफ। तो हाफ लाइफ होता क्या है, व्हाट इज हाफ लाइफ? अगर मैं समझाऊं आपको इजी लैंग्वेज के अंदर, तो अपने पास हाफ लाइफ क्या होता है कि ये वो टाइम इंटरवल है जब अपने पास रिएक्टेंट क्या हो जाए, हाफ कंज्यूम हो जाए। ये क्या है, ये वो टाइम इंटरवल है जब अपने पास रिएक्टेंट हाफ कंज्यूम हो जाए। सिंपल। तो क्या आपको डेफिनेशन जो है इसकी अभी तक समझ में आई है, जो अपन ने पढ़ा है कि ये वो टाइम इंटरवल है जब हाफ रिएक्टेंट कंज्यूम हो जाए। मतलब रिएक्टेंट एट टाइम टी क्या है अपने पास, A0/2, मतलब अपने पास हाफ रिएक्टेंट कंज्यूम हो गया। इनिशियली क्या था अपने पास, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A0, बट अब A = T, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम T = T हाफ, क्या है अपने पास, आधा कंज्यूम हो गया, मतलब A0/2 बच गया अपने पास, मतलब इनिशियल का हाफ हो गया। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? तो मैं क्या बोल सकता हूं, AT इज व्हाट, A0/2 हेयर। क्या आपको इतनी बात क्लियर है? अब अगर मुझे पूछ ले कि हाफ लाइफ जो है टी हाफ है, उसके डेफिनेशन आप कैसे बताओगे भाई, तो मैं क्या बोल सकता हूं, इट इज द टाइम रिक्वायर्ड टू कंज्यूम हाफ ऑफ द रिएक्टेंट। क्या बोल सकता हूं मैं, इट इज द टाइम रिक्वायर्ड टू कंज्यूम हाफ ऑफ द रिएक्टेंट। ये क्या है, इट इज द टाइम रिक्वायर्ड टू कंज्यूम हाफ ऑफ द रिएक्टेंट। क्या आपको इतनी बात क्लियर है? वो टाइम इंटरवल जहां पे अपना रिएक्टेंट हाफ कंज्यूम हो जाए, वो क्या होगी, हाफ लाइफ होगी एक पर्टिकुलर रिएक्शन की। क्या आपको इतनी बात क्लियर है? बोलो यस और नो। तो अब मैं बात करता हूं कि अगर मैं इक्वेशन 1 के अंदर जो मैंने इंटीग्रेटेड रेट लॉ से निकाली थी, उस इक्वेशन 1 मतलब A0 - AT = KT के अंदर पुट करता हूं किसकी वैल्यू, AT की वैल्यू, तो यहां से AT क्या है, A0/2, तो क्या निकल के आती है, A0 - A0/2 = KT। तो यहां से एलसीएम लेता हूं मैं, क्या आता है, 2A0 - A0/2, एलसीएम 2 आ गया, तो 2A0 - A0 क्या आ गया, A0। तो अगर मैं सॉल्व करता हूं इस पर्टिकुलर इक्वेशन को, तो यहां पे 2A0 - A0 क्या आ गया अपने पास, A0/2, समझ में आया आपको, इज इक्वल्स टू KT। तो यहां से T हाफ क्या निकल गया अपने पास, दैट इज व्हाट, A0/2K। तो हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या निकल गया अपने पास, T हाफ इक्वल्स टू A0/2K। क्या आपको इतनी बात क्लियर है? ये क्या है अपने पास, इक्वेशन नंबर 3। तो अपन ने हाफ लाइफ निकाल ली जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो मैं यहां से क्या बोल सकता हूं कि यहां पे T हाफ जो है, मतलब हाफ लाइफ जो है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू concentration of reactant at time t equals to 0। T half is directly proportional to A0, और अपने पास यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो क्या आया, 1/2K। तो T half is directly proportional to A0, तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या आया, 1/2K। मतलब जब मैं हटाऊंगा ये प्रोपोर्शनलिटी साइन, तो वहां पे क्या आया, कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट क्या होगा, 1/2K। मैं देखता हूं यहां पे इस पर्टिकुलर इक्वेशन मतलब T हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A0 का सिग्निफिकेंस क्या है। तो यहां पे इसका सिग्निफिकेंस सिंपली क्या बोल सकता हूं मैं, इसका सिग्निफिकेंस ये है कि जितनी ज्यादा अपने पास कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रेजेंट होगी इनिशियली, उतना जल्दी उसका हाफ लाइफ आएगा, या उतना जल्दी वो कंज्यूम होगा, आधा। क्या आपको इतनी बात समझ में आई कि मैं क्या बोल सकता हूं, जितना ज्यादा अपने पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होगी इनिशियली, उतना जल्दी उस रिएक्शन का हाफ लाइफ आएगा। क्या आप समझ गए यहां पे जो मैंने बताया? अब अपन ने इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर क्या पढ़ा
पहले पढ़ा डिफरेंशियल रेट लॉ, फिर क्या पढ़ा इंटीग्रेटेड रेट लॉ, और फिर क्या पढ़ा हाफ लाइफ। तो अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे क्या, टी कंप्लीशन और सम इंपॉर्टेंट एग्जांपल, उसके बाद न्यूमेरिकल करेंगे इस वीडियो के अंदर, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी जा रही है, इसीलिए अपन इस वीडियो को यही एंड करते हैं। और अपन ने ये हाफ लाइफ पढ़ ली, तो अपन ने अभी तक 3 फॉर्मूले पढ़े, कौन कौन से, ए नोट माइनस ए टी इक्वल्स टू के टी, और सेकेंड फॉर्मूला एक्स इक्वल्स टू के टी, और थर्ड फॉर्मूला क्या पढ़ा अपन ने, ये वाला क्या, टी हाफ इक्वल्स टू ए नोट बाई टू के। तो अपन इन तीनों इक्वेशन की मदद से ग्राफ पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग उपाध्याय केमिस्ट्री।